सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। 24 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिवस के साथ। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जानते हैं 24 दिसंबर के बारे में। 24 दिसंबर के बारे में अगर जानते हैं तो पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। वैसे देखा जाए तो 24 दिसंबर को जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसका आंसर हो जाता है 1986 को। राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है उसकी शुरुआत होती है 1986 को। 1986 को क्यों होती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और उनको ज्यादा अधिक संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के कवायद की गई जिसके अंदर उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले और उनकी जितनी भी प्रकार की जो चीजें जो कठिनाइयां उनको जो किसी सामान या गुड्स को अगर खरीदने में होती हैं उनका निपटान जो है वो समय पे सुनिश्चित करा जा सके। इसी के संदर्भ के अंदर 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये तो होगी भारत के संदर्भ में बात। अब बात कर लेते हैं विश्व के संदर्भ के अंदर कि विश्व के अंदर विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो काफी लंबे समय में हो गई थी और यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है और दिनांक अगर इसकी बात करते हैं तो 15 मार्च को हर एक साल यह दिवस मनाया जाता है। संदर्भ एक ही है कि विश्व उपभोक्ता के अंदर भी लोगों के कानूनी अधिकार जो एज ए कंज्यूमर जो होते हैं उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस की जो दिनांक है वो 15 मार्च है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा जो है वो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो कौन सी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला। ऐसा क्यों? केरला के अंदर हमने पहले सेशन के अंदर भी बात करी थी कि केरला के अंदर मजदूरों को अगर सैलरी दी जाती है जो डेली रोज पे अगर जो वेजेस है डेली वेजेस पे जो मजदूरी अगर मजदूरों को मिलती है तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर मजदूरी दी जाती है। आंसर हो जाता है इसका कौन सा, केरला। केरला के अंदर सबसे ज्यादा ऐसी अनुकूल अवस्थाएं हैं जिसकी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा मजदूरी दी जाती है। मजदूरी कितनी जाती है, तो मजदूरी दी जाती है 838 रुपए प्रतिदिन। 838 रुपए प्रतिदिन अगर मजदूरी देने वाला कोई भी राज्य यहां तक आसपास नहीं पहुंच पाता। हालांकि उत्तर भारत के अंदर तो जो मजदूरी है उसकी जो कीमत है या कह सकते हैं उसका जो आंकड़ा है वो 300 से 400 रुपए के आसपास है, जबकि इससे डबल कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है केरला में। अब अगर केरला की बात हो रही तो केरला जो है एक उसने तो अभी वर्तमान में एक पर्यटन नीति लेकर के आया है। उस पर्यटन नीति के अंदर उन्होंने किया है तो धार्मिक पर्यटन के लिए केरला जाना जाता है और वहां पे माइक्रोसाइट उपलब्ध कराने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, वो भी केरला है। अगर वहां के राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान वहां के राज्यपाल है। जबकि अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करी जाए तो उनका नाम है पी विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री और राजधानी त्रिवेंद्रम। अगर लिंगानुपात की बात करी जाए, लिंगानुपात के अंदर भी 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो संख्या है वो 1080 है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, वहां पे भी वो भारत के उन शीर्ष राज्यों में है जहां पे सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम भी कहां पे मिलती है, आपको यहीं भी मिलती है। इसके अलावा दो चीजें और कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी केरला का जो स्थान है वो अव्वल दर्जे का है, तो ये भी एक बात है। इसके अलावा हमने पहले सेशन में बात करी थी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा विदेशों से पूंजी प्रवाह करने वाला राज्य तो पूरा विश्व के अंदर अगर बात करें तो भारत बना है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा अगर पूंजी प्रवाह के देखे जाएंगे रेमिटेंस जो है वो सबसे ज्यादा भारत ने प्राप्त करा। भारत में भी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे ऐसा कौन सा अव्वल राज्य है, उस राज्य का नाम भी कौन सा है, केरला है।
तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा जगह वो है जहां पे सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है, और मजदूरी देने वाला जो राज्य है उसका नाम कौन सा है? केरला है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की क्या करी है? शुरुआत करी है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पे बनने वाला अगर कोई भी राज्य था, उस राज्य का नाम आता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद में तो दक्षिण भारत के जो और राज्य थे वो भी भाषा के आधार पे ही बने थे, जिसके अंदर केरला की बात कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं, कर्नाटका की बात कर सकते हैं। लेकिन जो पहला जो राज्य बना था वो 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है कौन सी? अमरावती। अमरावती राज्य हम लोगों को सबको विदित कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूट करके एक तेलंगाना राज्य बनता है, और तेलंगाना की जो राजधानी उसको कौन सा बनाया गया? हैदराबाद बनाया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए टैब देने की घोषणा करी है, तो इसका नाम क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हाल ही में चर्चाओं में और भी बना रहा, उसका भी बताता हूं आपको बात कि आंध्र प्रदेश ने अभी वहां पे एक स्वास्थ्य योजना शुरू करी है, उन्नत श्री योजना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर वहां के लोगों को 25 लाख रुपए तक का 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा उनको क्या कराया है? उपलब्ध करवाया है। लगभग 4.25 करोड़ लोगों को इसके अंदर क्या किया गया है? कवर किया गया है। अब किसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे? उसके अंदर 5 लाख से कम आय वाले 5 लाख से कम आय वाले लोगों को इसके अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। एक तो ये हो गया। इसके अंदर 1.48 परिवार करोड़ 1.48 करोड़ परिवार इसके अंदर शामिल होंगे, और लगभग 4.5 करोड़ लोगों को इसके अंदर फायदा मिलेगा, और इसके अंदर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये भी घोषणा आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में करी है। अगर वहां पे मुख्यमंत्री अगर बात करी जाए तो एस विजयवन रेड्डी, वो वहां के क्या है? मुख्यमंत्री है। तो आपने पढ़ा कि इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आंध्र प्रदेश होना है। और हाल ही में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने ही की है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में आई WHO रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ही पड़ोसी देश, या कह सकते हैं कि मध्य एशिया का ही पड़ोसी देश, और उसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। वर्तमान में वहां पे तालिबान सरकार हुकूमत कर रही है। अशरफ गनी की सरकार को तख्ता पलट करके, और वहां पे तालिबान ने अपना भी शासन वहां पे वर्तमान में चला रहा है। अब देखते हैं कि अभी अफगानिस्तान और चर्चाओं में भी बना हुआ था। वो किस लिए? कि अफगानिस्तान के बहुत सारे ऐसे जो लोग थे वो निर्वासित जीवन बिता रहे थे, कहां पे? पाकिस्तान के अंदर बिता रहे थे। अब उसमें क्या हुआ कि 31 दिसंबर को उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि 31 दिसंबर 2023 तक आप क्या कर सकते, यहां से आपको बाहर होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का अल्टीमेटम था अफगानिस्तान के लोगों के लिए। लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पे इनका व्यापार था, कारोबार था, मजदूर वगैरह कर रहे थे, तो इन्होंने इसकी समय सीमा को बढ़ाने का आग्रह पाकिस्तान सरकार से किया। पाकिस्तान की सरकार ने उनको माना, और अभी मार्च 2024 तक लाखों की संख्या के अंदर जो अफगानिस्तान के लोग जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, शरणार्थी के तौर पे जीवन जी रहे हैं पाकिस्तान में, उनको 3 महीने की मोहलत यहाँ पे और मिल गई है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अफगानिस्तान। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कुपोषण से संबंधित, तो जहां पे तालिबान जैसी सत्ता का वहां पे शासन हो, जहां पे लोकतांत्रिक जो जीवन जो लोग वहां के जो जी रहे थे वो तो खत्म सा हो गया, और वहां पे गरीबी, भूखमरी और कुपोषण, गरीबी, भूखमरी
और कुपोषण जैसी समस्याएं वहां पर आम है, और विश्व के सभी देशों ने वहां पे तालिबान के साथ में जो संबंध जो पहले अफगानिस्तान के साथ हुआ करते थे, उन संबंधों का विच्छेद कर दिया, अर्थात उनको तोड़ दिया है। तो अफगानिस्तान के पास में ऐसा कुछ कमाने लायक नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। और उसी के संदर्भ के अंदर अभी जो WHO की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार वहां पे 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस रेलवे ने महिलाओं के लिए पैनिक बटन की शुरुआत करी है? पैनिक बटन की शुरुआत करने वाला जो रेलवे है उसका नाम क्या है, सेंट्रल रेलवे। इसने इसकी शुरुआत करी है। सेंट्रल रेलवे के 117 रेलवे स्टेशन के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। क्या होगा इसके अंदर, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी जो जर्नी है उसको बेहतर तरीके से उनको प्रदान करने के लिए कि एक महिला अगर वो अकेली भी रेलवे स्टेशन पे आती है, उसके बाद में बोर्डेड होकर के और गंतव्य स्थान तक जाती है, तो उसको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और अगर उसको ऐसा सामना करना पड़ता है तो ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे सब जगह पैनिक बटन लगाए गए हैं कि वहां पे अगर उसको दबाती है तो आपके जो कंट्रोल के आसपास के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। लोग का मतलब है कि वहां पे RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगी। उसके बाद में ट्रेन का TT अगर ट्रेन के अंदर बात कर रहे हैं, और उसके अलावा और सारे ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अपने आप ही एक्टिवेटेज हो जाएंगे और उस महिला को उसी तात्कालिक समय पे सहायता प्रदान कर सकेंगे। ऐसी कवायद अभी वर्तमान में रेलवे मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है सेंट्रल रेलवे के तौर पे, जहां पे 117 ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पे इसको प्रायोगिक तौर पे, उनको मॉडल के तौर पे इसकी शुरुआत करी जा रही है। वर्तमान में जो रेलवे के जो मिनिस्टर है जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है। भारत के संदर्भ की अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले ट्रेन कहां चली थी, तो दोस्तों 1853 के अंदर मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच के अंदर वहां पे ट्रेन चली थी। उसके बाद में बात करते हैं धीरे धीरे जो है वर्ल्ड का नंबर 4 रेलवे नेटवर्क वाला देश कौन सा है, वो भारत है। सबसे सुदृढ़ ये कह सकते हैं नंबर 1 पे कौन है, तो चीन इसके अंदर शीर्ष पे बना हुआ है। और बात करते हैं 1984 के आसपास, 1984 के अंदर मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत होती है। और सबसे पहले भारत के अंदर मेट्रो ट्रेन अगर शुरुआत होती है तो कहां पे होती है, वो होती है कलकत्ता में। अब अंडर वाटर अगर कह सकते हैं मेट्रो की अगर शुरुआत होती है तो वहां को हो रही है, वो हो रही है चेन्नई में। चेन्नई में जो तमिलनाडु की राजधानी, वहां पे इसकी शुरुआत हो रही है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि जो मध्य रेलवे है जिसको सेंट्रल रेलवे कहा जा रहा है, वहां पे पैनिक बटन की शुरुआत की गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरुआत करा है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, जिसके अंदर अभी आपको पता सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, बच्चों को अगर कोई गंभीर रूप से अगर बीमार अगर कोई करता है, कोई रोग करता है, उसका नाम क्या है, निमोनिया है। और अभी वर्तमान में सबसे एक बहुत बड़े निमोनिया कह सकते हैं, निमोनिया वाले लक्षण की खोज की गई थी या देखा गया था। वो कहां देखा गया था, हमारे पड़ोसी चीन के अंदर। चीन वैसे कोरोना का भी जन्मदाता कहा जाता है, और वर्तमान के अंदर निमोनिया के भी कुछ ऐसे लक्षण देखे गए जिसके अंदर बच्चों को काफी लंबे समय तक बुखार या खांसी की ऐसी जो क्या एक समस्या बनी रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मणिपुर के अंदर सांस एक अभियान शुरू किया गया जिसके अंदर जो मलेरिया, जो निमोनिया से जो ग्रसित जो बच्चे हैं उनको सही समय पे क्या दी जा सके, ट्रीटमेंट दिया जा सके। मणिपुर क्यों चर्चा में, वो नाम सब लोगों को विदित की कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में काफी लंबे समय से वहां पे एक संघर्ष देखने को मिल रहा है और कई लोगों की जो है वहां पे जाने चली गई है। तो बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। जानते हैं अब संविधान से संबंधित कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी सीरीज हम डेली लेकर के आते हैं। तो जानते हैं उन 5 प्रश्नों को और पॉलिटी में वो क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में शासन, द रूल इज इन इंडिया, वो क्या है, तो यहां पे है कानून का शासन। भारत के अंदर किसका शासन है, कानून का शासन है। भारत के अंदर राजशाही का अंत हो गया, राजाओं का अंत हो गया, ब्रिटिश प्रांत का अंत हो गया या ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे संविधान का शासक है। किसका शासन है, संविधान का शासन है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर बन करके तैयार हुआ विश्व का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा
और सबसे ज्यादा लोगों को रूल करने वाला वो कौन सा देश है? वो है भारत, जहां संविधान के अनुसार जो है यहाँ भारत के अंदर शासन किया जाता है। और संविधान के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? कानून के शासन के बारे में बात की गई है। हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष या कह सकते हैं जो संविधान निर्माता है, जिनकी हमने अभी हाल ही के अंदर जो जयंती भी मनाई, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने इस कानून को या प्रारूप को पूरा गढ़ा और 60 देशों के संविधान में से कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर के और भारत को एक उम्दा संविधान बना करके दिया। और उसी का आनंद यह कह सकते हैं कि उसी के रहमो करम से यह कह सकते हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो विश्व में कहीं पे भी नहीं है, वो व्यवस्था अगर शुरू करी है तो उसके अंदर भीमराव अंबेडकर का योगदान सबसे बड़ा और अहम है। तो भारत के अंदर किसका शासन है? भारत के अंदर कानून का शासन है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था वो कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पे ना तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहां पे है? यह है अमेरिका में। अधिनायक संस्था, अगर स्वायत्त की बात करें तो अधिनायक तो अगर बात कर सकते हैं तो वहां पे रूस में भी कह सकते हैं वैसे, और चीन में भी कह सकते हैं, जहां पे एक ही पार्टी होती है और उसी पार्टी के अंदर किसी प्रकार को बोलने की आवश्यकता या उनको आजादी नहीं है। ये तो होगी अधिनायक वाली। या इससे पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया और साथ में हो गया रसिया, जहां पे अधिनायकवाद हावी था। और मिश्रित प्रणाली हमारे यहाँ पे है नहीं। तो भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था विद्यमान है? तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर संसद किन 3 भागों से बनकर के बनती है? तो एक तो है सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और साथ में हो गया राष्ट्रपति। तीनों को मिला करके वो क्या बनती है? संसद बनती है। तो भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। चलिए जानते हैं पॉलिटी का अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब करा गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया वो किया गया 1946 और महीना था कौन सा? जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं। 13 दिसंबर को हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री, जो कह सकते हैं कि भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कौन सा एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद 22 जनवरी को प्रस्ताव पारित हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसके बारे में हम सब लोगों को विदित, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा जाता है, 22 जनवरी को ये पास हो जाता है और 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण बैठकें होती है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के अंदर भारत का संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए और उसके बाद में संपूर्ण जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो वह 1946 को। अब बात कर लेते हैं, अगर प्रश्न पूछा ही गया है तो उसके अंदर 393 इसके कैसे थे? सदस्य थे। कितने? 393। कैसे कैसे? 296 और प्लस ये 93। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि सदस्यों की संख्या के बारे में तो बात कर ही थे। तो यहां पे होते हैं टोटल 389 सदस्य इसके अंदर चुने गए थे, जबकि यहां पे यहां पे 292 ये ब्रिटिश राज्य के थे और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 296 प्लस 93, तो ये हो गया 389 हमारे संविधान सभा के टोटल सदस्यों की गिनती के तौर पे इसको जाना जाता है। जो कुछ सदस्य थे वो तो मनोनीत थे और कुछ सदस्य कौन से थे? वो निर्वाचित थे। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पॉलिटी से संबंधित। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूएसए से हमने दोहरी नागरिकता ली है। मैं काफी बार इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि हमने लगभग 60 देशों से कुछ अच्छे अनुच्छेद जो वहां से हमने क्या करे? कॉपी करे हैं। और भारत के संविधान को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई चीज अगर अपन किसी से अच्छी लेती है तो उसमें किसी अहंकार वाली भावना बिल्कुल प्रतीत नहीं होती। तो हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करा और वहां से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने वहां से ली। तो बात कर रहे हैं कि अगर यूएसए से हमने कौन सी चीज ली है, प्रश्न के माध्यम से जो पूछा जा रहा है, दोहरी नागरिकता। अब ऑस्ट्रेलिया से आपसे पूछा रहा कि सरकार का एकात्म हमने यहां से ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया। स्विट्जरलैंड से हमने बहुल कार्यपालिका
और भारत के अंदर विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि। तो इसका जो आंसर जो है, या कह सकते हैं जो गलत जो है वो कौन सा है, ये अंदर ऑस्ट्रेलिया है। अब आप पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से फिर लिया क्या क्या था, तो मैं बता देता हूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना हमने कहां से ली है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य, ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और लास्ट में क्या लिया है, लास्ट में लिया हमने संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति भी करते हैं, ये भी हमने कहां से लिया है, ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो बहरहाल आप प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पे एकात्मक नहीं लिया गया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने कहां से ली है, वो ली हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। चलिए जानते हैं आज के संविधान सभा से जुड़े हुए अंतिम प्रश्न के बारे में। ये पांचवा प्रश्न और आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में किस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी एंगर फार्मूले का प्रयोग किया गया था। तो ऐसा कौन सा फार्मूला था, वो दोस्तों ऐसा फार्मूला था कि भारत के अंदर राजभाषा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां पे हो नहीं पा रहा था कि हिंदी को अपन माने या नहीं माने, क्योंकि जो दक्षिण के जो राज्य थे वो ये कह रहे थे कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, ना तो हम इसको पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना समझते हैं, इसलिए राजभाषा जो है वो हमारी हिंदी नहीं हो सकती। और इसी के संघ के अंदर जो संघ की जो राजभाषा था उसी से संबंधित एक जो क्या किया गया था, एक फार्मूले का उपयोग यहाँ पे किया गया था। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाए, संघ की राजभाषा। तो वर्तमान में अगर कोई कहे, आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी नहीं है, वो आपकी क्या है, राजभाषा हो सकती है संघ की, लेकिन वो राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी नहीं है। यही यहाँ पे विवाद जो है वो हुआ था दक्षिण राज्य और उत्तर राज्यों के मध्य। चलिए अब जानते हैं आज के सेशन का छठवां प्रश्न। तो अगर इंपोर्टेंट सेशंस की बात कर रहे हैं और करंट का ये सेशन चलता है, तो इसके अंदर छठा प्रश्न पढ़ रहे हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। 2023 का जब हमने गणतंत्र दिवस जब मनाया था, तो वहां पे मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पे पधारे थे। और हर साल हमारे जो पड़ोसी देश है जिनके साथ में हमारे रणनीतिक जो समझौते होते हैं, या कह सकते हैं हमारे जो पड़ोसी मित्र देश है, उनको हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। तो 2023 के अंदर तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2023 के अंदर मिस्र के राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे, लेकिन प्रश्न अलग, क्योंकि 2024 के बारे में आपसे इसे पूछा जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, फ्रांस, मैनुअल मैक्रो। मैनुअल मैक्रो जो है वो वहां के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और वो यहां पे अभी आ रहे हैं, किस लिए, 15 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, जिसके अंदर हम विदेशी किसी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं, इसकी कड़ी के अंदर जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रो, उनको यहां पे आमंत्रित किया गया है। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ी सी और मैं आपको बताता चलूं। इससे पहले हमने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन से, जो बाइडेन है, उनको यहां पे आमंत्रित किया गया था। लेकिन अभी अमेरिकी व्हाइट हाउस से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, या कह सकते हैं उन्होंने आने से मना कर दिया, और वजह कोई भी हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो 15 जनवरी को हम जो अभी गणतंत्र दिवस जो मना रहे, सॉरी 15 जनवरी नहीं, उसको 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी को हम जो गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं 2024 को, उसके अंदर वो भाग नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। और अभी वर्तमान में भारत सरकार ने न्योता किसको दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया है। और फ्रांस हमारा सबसे मजबूत रणनीतिकार और हमारा व्यापार सहयोगी और वाणिज्यिक भी सबसे ज्यादा तादाद वाले देशों के साथ में जो करते हैं, उसके अंदर फ्रांस भी उसमें शामिल है। अभी देख लेते हैं कि हाल ही के अंदर एक समझौता फ्रांस के साथ में और किया गया। वो किस लिए, कि हमने 36 राफेल तो पहले ही ले लिए हैं, एयरफोर्स ने ले लिया है, लेकिन अभी नेवी भी जो है वो राफेल एम जिसकी कैटेगरी है वो लेना अभी वहां पे चाह रही है। इसके भी समझौते होने के पूरे चांसेस अभी लग रहे हैं गणतंत्र दिवस पे जब वो यहाँ पे आएंगे। अब रफाल की यहाँ के क्यों जरूरत पड़ी, तो हम सब लोगों को बता कि समुद्री शक्ति को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, और ज्यादा मजबूत करने के लिए, चाहे बात करें हिंद महासागर की, चाहे प्रशांत की, और यहाँ पे भारत की मौजूदगी है उसको और ज्यादा मजबूत रखने के लिए
भारत सरकार फ्रांस के साथ में राफाल खरीदने का सौदा भी कर रही है, लेकिन वो राफाल थोड़े अलग होंगे क्योंकि वो सारे के सारे जो होंगे वो किस पे तैनात होंगे, वो होंगे नेवी शिप्स पे। और नेवी शिप्स पे जो तैयार होंगे तो उनके लिए जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर आपको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको क्या करना पड़ता है, अभी आपको लैंड और टेक ऑफ भी करना पड़ता है। उसके लिए किसी विशेषज्ञता वाले जो विमान है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी 22 लड़ाकू विमान प्लस 4 ट्रेनी विमान ये हम लेने की सोच रहे हैं, या भारत लेने की सोच रहा है किससे, फ्रांस सरकार से। तो ये जब वहां के राष्ट्रपति भी वर्तमान में जो मैक्रो आने वाले हैं तो इस समझौते में भी हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। इससे पहले हम 36 जो रफाल है, जो 2-3 स्क्वाड्रन जो है वो हम यहां से ऑलरेडी पहले से फ्रांस से ले चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 जिसके अंदर स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी बनती है वो भी हमने कहां से ली है, वो भी हमने फ्रांस से ही ली है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हम सब लोगों को विदित, और अभी अखबार के अंदर या टीवी के अंदर या बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स इसके अंदर ये सुर्खियां बना था कि वहां के जो पहले के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम था कौन सा, ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कुछ यौन शोषण से संबंधित कुछ आरोप लगे और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की में भी इसकी सुनवाई चली और केंद्र सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद में दोबारा चुनाव कराए गए, क्योंकि खिलाड़ियों जो खिलाड़ी थे उनका यह कहना था कि हम इनके बैनर तले या इनके अध्यक्षता के अंदर तो कोई टूर्नामेंट के अंदर भाग ले ही नहीं सकते। खिलाड़ियों का यह आरोप था कि ये गलत तरीके से खिलाड़ियों के साथ में व्यवहार करते थे। तो बहरहाल कुछ ऐसी महिला खिलाड़ी थी वो सामने आई और उसके बाद में खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके और उसके बाद में दोबारा चुनाव कराए गए। चुनावों के अंदर जो कह सकते हैं ब्रजभूषण सिंह के जो करीबी कोई थे उनका जिनका क्या नाम है, संजय सिंह। संजय सिंह ने इस चुनाव को जीत लिया। ये बात तो यहां तक होगी। अब संजय सिंह के जीतने के बाद भी जो है कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। खिलाड़ियों को यह कहना था कि आपने इनको हटाया लेकिन इनका ही आदमी यहां पे बन गया। उसके बाद में 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कुश्ती खेलने से इनकार कर दिया। एक खिलाड़ी थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, उसको क्या कर दिया, त्यागने की घोषणा कर दी। उस खिलाड़ी का नाम कौन सा है, उस खिलाड़ी का नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री जो उनको अवार्ड मिला था, पद्मश्री उसको लौटाने का उन्होंने क्या कर दिया, घोषणा उन्होंने कर दी। इसके अलावा एक साक्षी मलिक है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया ओलंपिक के अंदर, और वो महिला कैटेगरी के अंदर पहली बार कांस्य पदक जीत करके लेकर के आई। उन्होंने भी अपनी कुश्ती छोड़ने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर दिया। इसके अलावा एक और महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने भी जो है वो कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने इसकी पृष्ठभूमि सारी बता दी आपको कि संजय सिंह कौन है, और उसके बाद में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके चुनाव हुए हैं, और उसके अंदर जो ब्रजभूषण सिंह के जो करीबी थे जिनका नाम संजय सिंह था, उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 को विश्व स्तर का शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हुई है? इसको आंसर हो जाएगा कौन सा, बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम क्या है, केम्पागोड़ा। केम्पागोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में स्थित, और उसका जो टर्मिनल नंबर 2 है वो इतना सुंदर है कि विश्व के अंदर उसको सबसे सुंदर एयरपोर्टों के तौर पे उसको मान्यता प्राप्त अभी वर्तमान में करी है। इसके अलावा भी जो है केम्पागोड़ा एक अन्य चीज के लिए भी क्या है वो जाना जा रहा है। एक तो है कि टाइमिंग के तौर पे फ्लाइटों का जो संचालन होता है जिसके अंदर समयबद्ध तरीके से अगर भारत के अंदर किसी एयरपोर्ट का स्थान आता है तो वो कौन सा आता है, वो भी बेंगलुरु एयरपोर्ट का ही आता है, और यही इसका उत्तर था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को के सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए उसको सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, पंजाब। पंजाब का जो रामबाग गेट है उसको अभी यूनेस्को की जो श्रेणी थी उसके अंदर सर्वोच्च पुरस्कार से उसको अभी नामित किया गया है। अभी पंजाब और की मतलब कुछ कारण थे जिसकी वजह से भी क्या रहा था, सुर्खियों में बना रहा था। एक तो यह है कि हम सब लोगों को विदित कि पंजाब पाकिस्तान के साथ में टच करता है, और यहाँ पे हीरोइन की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी सीमा पार से होती रहती है। इसके लिए भी यहाँ पे पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे
अभी जो है बहुत सारी सी पेट्रोलिंग भी करी जाती है और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी वहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन विकलांगों के लिए एनएचए द्वारा फास्टैग लगाने की उनको जरूरत नहीं है। जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी जो गाड़ियां हैं उनसे वहां पर किसी प्रकार का फास्टैग का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह कह सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए फास्टैग लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनसे किसी प्रकार का चार्ज वसूला जाएगा। ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? वो भी पंजाब। ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश, और वहां के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम है भगवंत मान, ये यहाँ पे मुख्यमंत्री है। चलिए जानते आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सुकृता पोल को अभी टैगोर साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं कि टैगोर कौन थे। टैगोर साहित्यकार थे और 1913 के अंदर उन्हीं की एक साहित्य कृति थी और कृति का नाम क्या था? गीतांजलि। गीतांजलि में भारत के ऐसे पहले व्यक्ति मैंने जिनको साहित्य के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित तो पहले भारतीय तो थे ही थे, इसके अलावा पहले एशियन व्यक्ति भी वही थे। इससे पहले एशिया में भी किसी देश में या कह सकते हैं कंट्री के अंदर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो भारत के लिए बड़े गौरव की बात, 1913 से में उनकी साहित्य कृति गीतांजलि की वजह से उनको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया और भारत के लिए वो बड़ा दिन। और उन्हीं की याद के अंदर टैगोर साहित्य पुरस्कार की भी शुरुआत की गई और वर्तमान में सुकृता जो पोल है उनको टैगोर साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में किस कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगर राज्यों की बात करें तो कर्नाटक को, राज्यों की बात करें तो कर्नाटक को अव्वल दर्जा मिला है, उस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया। जबकि कंपनीज के अगर बारे में बात करते हैं तो क्रॉम्पटन एक इलेक्ट्रिकल उत्पाद बनाती है, ऐसे गुड्स बनाती है और लोगों के लिए काफी किफायती होते हैं और कम कीमत पे आकर्षक ऑफर्स के साथ में और गुणवत्ता के साथ में क्रॉम्पटन ऐसी कंपनी है जिसको 2023 का या कह सकते हैं 2023 के अंदर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा संरक्षण का मतलब यह है कि एनर्जी है उसको कंजर्व करे, उसको सुरक्षित करने के लिए कम बिजली के अंदर कोई भी उत्पाद ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, और उसी के लिए इस पुरस्कार से अभी क्रॉम्पटन जो कंपनी है जिसको सीजे बोला जाता है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जिसको बोला जाता है सीजे, क्रॉम्पटन ग्रीव जो कंपनी है उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।